हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। अपने पिछले वीडियो में अपन ने जीवों में लैंगिकता के बारे में चर्चा की थी। आज अपन यहाँ लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जिन्हें 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है निषेचन से पहले होने वाली घटनाएँ, दूसरा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है निषेचन के बाद होने वाली घटनाएँ। तो यहाँ निषेचन से पहले जो भी प्रोसेसेस या प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहला है युग्मकों का निर्माण, या जिन्हें हम सीधा सीधा लिख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन। दूसरा जो है वो अपन यहाँ लिखेंगे युग्मकों का स्थानांतरण यानी कि युग्मक स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। चूँकि मेल और फीमेल 2 टाइप यानी कि 2 प्रकार के गैमेट बनते हैं, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक स्थानांतरित हो, या कहने का सीधा सीधा तात्पर्य निषेचन के लिए दोनों युग्मकों का एक दूसरे के पास आना जरूरी होता है। तो वहाँ मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो या फीमेल गैमेट ट्रांसफ़र हो, वो बाद की बात है। तो कुल मिलाकर के यहाँ निषेचन से पहले होने वाली जो घटनाएं हैं उनको अपन 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं युग्मक जनन की। तो ऑब्वियसली बात है, लैंगिक जनन के दौरान पहली चीज़ अपन ने पढ़ी थी, नर और मादा दोनों जो प्रभेद हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो मेल यानी कि नर और फीमेल यानी कि जो मादा है, उनमें क्रमशः नर में नर युग्मक बनेंगे, मादा में मादा युग्मक बनेंगे। नर युग्मक इन केस ऑफ एनिमल्स कहलाते हैं शुक्राणु, इन केस ऑफ प्लांट पुंगणु कहलाते हैं, या पराग कणों के अंतर्गत जो कि नर युग्मकोद्भिद संरचना होती है उसमें नर युग्मक अलग से केंद्रक के रूप में देखने को मिलते हैं। मादा युग्मक की बात करें तो इन केस ऑफ एनिमल अंडाणु या ओवम कहलाता है। मादा को जो पादप वगैरह हैं, ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं, जो शैवाल वगैरह हैं, उनमें अंड कोशिका के रूप में ये देखने को मिलते हैं। और जो उच्च श्रेणी के जो पादप हैं उनमें भी आपको ये अंड कोशिका के रूप में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ यदि हम देखें, नर में नर युग्मक बनते हैं, मादा में मादा युग्मक बनते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं 2 प्रकार के देखने को पाए जाते हैं। 2 प्रकार से सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो मुख्य पादप या जो मुख्य जीव है वो किस प्रकार की पीढ़ी को निरूपित करता है। तो 2 प्रकार की पीढ़ियाँ हैं। एक तो होती है युग्मकोद्भिद, क्या कहते हैं अपन, युग्मकोद्भिद, और एक होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी अगुणित यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन को डिनोट करती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन को निरूपित करती है। हैप्लॉइड कंडीशन से सीधा सीधा मतलब है अपना यहाँ गुणसूत्रों का मूल पादप में एक समुच्चय देखने को मिलता है, जबकि यहाँ गुणसूत्रों का कितने समुच्चय अपने को देखने को मिलते हैं, 2 समुच्चय अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ जो मुख्य पादप है वो अगुणित अवस्था को निरूपित करता है, और बीजाणुद्भिद पीढ़ी को दर्शाने वाले जो प्लांट्स हैं वो द्विगुणित पीढ़ी को निरूपित करते हैं। तो यदि अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, जैसे कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी एल्गी यानी कि शैवालों में देखने को मिलती है, जो मूल पादप है वो अगुणित पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे जो कवक हैं यानी कि जो फंजाई उनमें देखने को मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब इनमें युग्मक जनन होता है तो यहाँ मूल पादप में ये युग्मकों का निर्माण किस विभाजन के थ्रू होगा, समसूत्री विभाजन के थ्रू होगा। चूँकि एल्गी हो, ब्रायोफाइट है या जो फंजाई है वो ऑलरेडी खुद भी कैसा है, अगुणित, तो विभाजन होगा समसूत्री। तो जो युग्मक बनेंगे चाहे वो मेल गैमेट बने चाहे वो फीमेल गैमेट बने, युग्मक कैसे बनेंगे, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड बनेंगे। लेकिन यदि अपन द्विगुणित या बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करने वाले पादपों की या जंतुओं की अगर अपन बात करना चाहें तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जिम्नोस्पर्म है, इसके अलावा टेरिडोफाइट्स हैं, इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स हैं, और इसके अलावा अधिकांश जो एनिमल्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जिसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। ये सभी बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं। तो जब इनमें युग्मक जनन होगा तो यहाँ समसूत्री विभाजन के बजाय कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री, यानी कि यहाँ पर मियोसिस होगा। चूँकि ये सभी द्विगुणित अवस्था को निरूपित करते हैं तो यहाँ जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा
तो युग्मक जो बनेंगे, चाहे वो मेल गेमिट हो चाहे वो फीमेल गेमिट हो, वो कैसे बनेंगे, एगोनी। तो जो मूल बात निकल करके आती है वो ये कि लैंगिक जनन के दौरान युग्मक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मक यानी कि चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, चाहे वो पादप युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता हो चाहे वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता हो, युग्मक सदैव कैसे होंगे, अगुणित ही देखने को मिलेंगे। अब अपने जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन को डिनोट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ अपन एग्जांपल की बात करते हैं, ह्यूमन 2 सेट्स यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन, सिंगल सेट यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन। तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 यानी कि 2 सेट पाए जाते हैं, और युग्मक निर्माण जब होगा तो उसमें कितने होते हैं, n यानी कि 23 होते हैं। इसी तरह से जो घरेलू मक्खी होती है यानी कि डोमेस्टिक फ्लाई जिसको अपन लिख सकते हैं, उसमें टोटल क्रोमोसोम होते हैं 2n 12 हैप्लॉइड कंडीशन में, यानी कि युग्मक बनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। इसी तरह से डॉग कुत्ता टोटल होते हैं 2n कंडीशन में 78, स्पर्म हो या ओवम हो उसमें होंगे 39। इसी तरह से राइस यानी कि चावल पौधों की अगर अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 24। युग्मक बनेंगे, परागकण बनेंगे, अंड कोशिका बनेगी तो उसमें कितने हो जाएंगे, 12। इसी तरह से एक और है ऑफियोग्लोसम, टंग प्लांट भी बोलते हैं इसको, सबसे मैक्सिमम क्रोमोसोम वाला ये पादप है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1260 यानी कि 1260 यानी कि 1260 गुणसूत्र होते हैं। और अगुणित अवस्था में यानी कि जब परागकण वगैरह जब बनेंगे तो इसमें केवल कितने गुणसूत्र होते हैं, 630। इसके अलावा यदि अपन और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे कि मक्का, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20, हैप्लॉइड कंडीशन में यानी कि जब युग्मक बनेंगे तो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 10। तो इस तरह से पूरी एक टेबल दी हुई है अपने सिलेबस में जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप उस टेबल को पढ़ें और याद करें। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं। अब इसके बाद युग्मक निर्माण के दौरान जो मेन बात निकल करके आती है वो यही है, मुख्य जीव चाहे युग्मकोद्भिद यानी कि एक गुणसूत्र का सेट रखता हो, बीजाणुद्भिद या चाहे 2 गुणसूत्रों का सेट रखता हो, जब भी युग्मक बनेंगे तो युग्मक सदैव कैसे होंगे, अगुणित ही होंगे। अब आता है युग्मक स्थानांतरण। चूंकि लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, हालांकि जैसे कि केंचुआ है उनमें एक भी होता है, लेकिन फिर भी निषेचन के लिए ज़रूरी है कि नर और जो मादा युग्मक हैं उनका संलयन वो क्या कहलाता है, निषेचन, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है संलयन होने के लिए दोनों का एक दूसरे के पास पास आना जरूरी है। तो पास पास आने के लिए अब चूंकि नर में नर युग्मक बने हैं, मादा में मादा युग्मक बने हैं, तो यहाँ किसी न किसी एक गैमेट को, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, उसको स्थानांतरित करना जरूरी होता है। तो यहाँ युग्मक स्थानांतरण के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो जो नर और मादा युग्मक बनते हैं तो उससे पहले अपने को एक चीज़ यहाँ पर देखनी होगी कि ज़्यादातर सामान्यतः जो देखा गया है, मादा युग्मक संख्या में तुलनात्मक कम बनते हैं, आकार में तुलनात्मक बड़े होते हैं, और गतिशीलता की अगर अपन बात करें तो अधिकांश मामलों में ये अगतिशील यानी कि अचल देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि अपन दूसरी कंडीशन की बात करें नर युग्मकों की, तो संख्या के आधार पर ये मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बनते हैं, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। साइज़ की यदि अपन बात करें, आकार की, तो ये तुलनात्मक कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और गतिशीलता की बात करें यानी कि मोटिलिटी की अगर इनकी बात करें तो ये मोटाइल होते हैं यानी कि गतिशील होते हैं या चल प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब चाहे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स की अगर अपन बात करें तो वहाँ आप देखेंगे पुमणु जो हैं द्विकशाभिक से लेकर के यानी कि 2 कशाभिकों से लेकर के बहुकशाभिक स्थिति में अपने को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो अंड कोशिका है वो स्त्रीधानी में या अंडधानी में निर्मित होती है और अचल होती है। कैसी होती है, अचल, यानी कि जो अंड कोशिका है वो यहाँ पर ज़्यादातर कैसे देखने को मिलेगी, अपने को अचल देखने को मिलेगी। इसी तरह से यदि अपन जंतुओं के केस में बात करें तो जो मादा युग्मक है जिसको अपन यहाँ पर अंडाणु कह सकते हैं यानी कि ओवम कह सकते हैं,
आकार में तुलनात्मक बड़ा होता है, जीव द्रव्य वगैरह इसमें खूब, या पीतक वगैरह जिसको अपन कह सकते हैं, जो आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में, वो भरा हुआ रहता है काफ़ी। वहीं अगर अपन नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक जिसको अपन ने यहाँ शुक्राणु कहा है, उसमें एक शीर्ष भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक पूंछ होती है जिसमें एक केंद्रक होता है यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस है वहाँ अगर अपन देखें तो जो शुक्राणु हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर कैसे देखने को मिलते हैं, गतिशील देखने को मिलते हैं। ये सामान्यतः अगर अपन ह्यूमन के केस की बात करें तो ओवम यानी कि जो अंडाणु है केवल और केवल एक टाइम में मादा के द्वारा एक ही उत्पन्न किया जाता है, जबकि नर में जो शुक्राणु हैं वृषण के अंतर्गत जो निर्मित होते हैं वो असंख्य देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यदि अपन उच्च श्रेणी के आवृत बीजी पादपों की बात करें तो वहाँ पर नर युग्मक को धारण करने वाली जो संरचना है नर युग्मकोद्भिद, जो कि पराग कण के रूप में यहाँ अपने को देखने को मिलती है। पराग कण किसी भी पौधे की बात कर लेना असंख्य यानी कि बहुत सारी संख्या में देखने में निर्मित किए जाते हैं, जबकि जो बीजांड है जिसमें मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर एक सीमित संख्या में होती है। यानी कि एक पुष्प में इनकी जो संख्या है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही होती है, लेकिन संख्या इनकी तुलना में तुलनात्मक कैसी होती है, सीमित संख्या में होती है। तो बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनमें अब अगर अपन युग्मकों के स्थानांतरण की बात करें तो युग्मकों के स्थानांतरण के लिए ज़्यादातर ये देखा जाता है कि नर युग्मक गति करते हुए कहाँ पहुँचता है, मादा युग्मक तक पहुँचता है, और उसके लिए माध्यम के रूप में पादपों के केस में जल काम आ सकता है। इसके अलावा जो उच्च श्रेणी के पादप हैं, आवृत बीजी पादप हैं, जैसे परागकण जहाँ होते हैं तो वो जल के अलावा वायु द्वारा, विभिन्न प्रकार के कीटों के द्वारा, कुछ पादपों में पक्षियों के द्वारा, कुछ पादपों में चींटियों के द्वारा, कुछ पादपों में चमगादड़ के द्वारा, ऐसे कुछ जीवों के द्वारा भी पराग कणों को परागण क्रिया के तहत एक पौधे के जो पुष्प हैं उनसे दूसरे पौधे के पुष्प तक, या उसी पौधे पर लगा हुआ जो भी पुष्प है उसके दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। तो मूल रूप से यदि अपन देखें तो यहाँ युग्मक स्थानांतरण के अंतर्गत ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि में जो मेल गेमिट है, चाहे वो प्लांट के केस में हो चाहे एनिमल्स के केस में हो, वह संख्या में ज़्यादा होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं, और वही मूवमेंट करते हुए या तो स्वतः या फिर किसी दूसरे एजेंट के थ्रू, जैसे कि जल की सहायता से, वायु की सहायता से, कीटों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा या चींटियों के द्वारा या चमगादड़ के द्वारा, इन केस ऑफ जब वो खुद मोटाइल हों, यानी कि जब वो अचल हों तो दूसरे जो कारक हैं, भौतिक कारक हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं, उनके द्वारा मादा युग्मक तक पहुँचते हैं, और वहाँ जा कर के उनके बीच में क्या होता है, संलयन होता है, और संलयन की जो प्रक्रिया है वो होती है निषेचन। तो निषेचन के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।